बीए भाग द्वितीय में भारतीय सामाजिक समस्या पुस्तक में हम निर्धनता का अध्ययन कर रहे थे। आज हम निर्धनता के माप एवं निर्धनता के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम निर्धनता के माप की बात करते हैं कि निर्धनता को कैसे मापा जाता है, मेजरमेंट उसका कैसे किया जाता है पॉवर्टी का। देखिए, किसी भी देश में गरीबी को मापने के लिए राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च तथा प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात किया जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीन बातें होती हैं। राष्ट्रीय आय कितनी है, किसी देश की राष्ट्रीय आय क्या है, प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च यानी प्रति व्यक्ति कितना खर्च करता है, तथा प्रति व्यक्ति आय क्या है। ये गरीबी के मापने के पैमाने हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। जब हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो देखिए क्या है, राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए किसी वर्ष विशेष में उपभोग के लिए उपलब्ध वस्तुओं एवं सेवाओं को देखा जाता है। राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के लिए किन तथ्यों को जोड़ा जाए, यह एक विवादास्पद विषय है। मार्शल कहते हैं कि किसी देश के श्रम और पूंजी द्वारा उसके प्राकृतिक साधनों से जो भौतिक एवं अभौतिक वस्तुएं उत्पन्न की जाती हैं, उनमें यदि सभी सेवाएं एवं विदेशों से प्राप्त आय भी जोड़ दी जाए तो वह राष्ट्रीय आय कहलाती है। प्रोफेसर पिग्गू राष्ट्रीय आय में केवल उस उत्पत्ति को सम्मिलित करते हैं जो मुद्रा में नापी जा सके। इसी क्रम में फिशर राष्ट्रीय आय में संपूर्ण उत्पत्ति के केवल उस भाग को जो किसी वर्ष उपभोग के लिए उपभोग में लिया जाता है सम्मिलित करते हैं। देखिए, किसी देश की राष्ट्रीय आय को ज्ञात करके हम उस देश की आर्थिक प्रगति और आर्थिक कल्याण को बता सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आय के अंक को आर्थिक कल्याण का अनुमानित सूचकांक भी माना जाता है। इससे उस देश की आय का वितरण, लोगों के रहन सहन के स्तर, आदतों एवं प्रति व्यक्ति आय आदि को जानना संभव है। राष्ट्रीय आय के आधार पर ही कुल राष्ट्रीय उत्पत्ति, जिसे ग्रांड नेशनल प्रोडक्ट भी कहते हैं, तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति जिसे नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, ज्ञात की जाती है। गरीबी के माप का दूसरा प्रकार है उपभोग पर किए जाने वाला खर्च। देखिए, आय की भांति ही लोगों द्वारा उपभोग पर किए जाने वाले खर्च के आधार पर गरीबी को मापा जा सकता है। तब यह भी देखा जाता है कि कुल राष्ट्रीय उपभोग का कितना प्रतिशत भाग उच्च श्रेणी के लोगों द्वारा काम में लिया जाता है और कितना निम्न श्रेणी के लोगों द्वारा। साथ ही शहरों एवं गांवों के प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च ज्ञात करके शहरी एवं ग्रामीण आर्थिक विषमता को भी ज्ञात किया जा सकता है।
कई विद्वानों ने गरीबी को मापने के लिए कुछ आवश्यकताओं का कम से कम स्तर तय किया है, जिसमें उन आवश्यकताओं को सम्मिलित किया जाता है जो एक व्यक्ति के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। भारत में गरीबी से संबंधित सभी अनुमान भोजन पर होने वाले खर्च पर निर्भर हैं। डॉक्टर पीडी ओझा ने यह माना कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 518 ग्राम और शहरी क्षेत्र में 432 ग्राम भोजन चाहिए। वी.एम. दांडेकर तथा नीलकांत राव, बी.एस. मिन्हास आदि ने गरीबी को मापने के लिए पोषण के आदर्श को आधार माना। इन सभी विद्वानों की मान्यता है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 2250 कैलोरी शक्ति प्रदान करने वाला भोजन मिलना ही चाहिए। 2250 कैलोरी मूल्य का भोजन जीवित रहने के लिए आवश्यक माना गया है। यदि इतना भोजन भी नहीं मिलता है तो उसे हम गरीब कहेंगे। यानी कि किसी भी व्यक्ति को यदि दिन में 2225 कैलोरी भोजन मिलता है तो वह गरीब नहीं है। हम गरीबी को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो अपने भौतिक जीवन की कम से कम आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो। मुद्रा के संदर्भ में गरीब लोग वे हैं जिनके पास इतनी क्रय शक्ति नहीं होती कि वे इतना भोजन खरीद सकें जिससे प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 2250 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न हो सके। अन्य शब्दों में ऐसे लोग गरीबी रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। गरीबी मापने का तीसरा आधार है प्रति व्यक्ति व्यक्तिगत आय। समाज में गरीबी को मापने के लिए एक पैमाना प्रति व्यक्ति व्यक्तिगत आय का भी है। यद्यपि एक विवादास्पद विषय है कि व्यक्तिगत आय के आधार पर उच्चता के क्रम में व्यक्ति की स्थिति बताई जा सकती है। इस प्रकार के आंकड़ों से हम एक परिवार का खर्च और उसकी उपभोग की तुलनात्मक स्थिति को प्रकट कर सकते हैं। इससे तुलनात्मक गरीबी भी प्रकट होती है। तुलनात्मक गरीबी तो अमेरिका जैसे समृद्ध देशों में भी पाई जाती है। ये तो गरीबी के माप के साधन हमने बताए। अब हम गरीबी के प्रकारों का अध्ययन करते हैं। देखिए, शेपर्ड व वॉस ने गरीबी के दो प्रकार बताए। एक तो पूर्ण गरीबी, पूर्ण निर्धनता, और दूसरी सापेक्ष निर्धनता। पूर्ण निर्धनता किसे कहते हैं? यह वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति के पास मकान, भोजन, चिकित्सा सुविधा एवं जीवित रहने के लिए आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है। पूर्ण गरीबी को सामान्यतः जीवन की आवश्यकताओं को जुटाने के लिए पर्याप्त धन के अभाव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अमेरिका में गरीबी की माप पूर्णता के तरीके के आधार पर की जाती थी। इसके अंतर्गत गरीबी का माप वार्षिक आय स्तर होता है। इस निर्धारित वार्षिक आय से जिन लोगों की आय कम होती है उन्हें गरीब माना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में पूर्ण गरीबी को प्रकट करने हेतु
विभिन्न प्रकार के मापों का उपयोग किया गया है, जिसमें कृषक परिवारों एवं अन्य परिवारों तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग वार्षिक आय निर्धारित की गई है। निर्धनता का दूसरा प्रकार है सापेक्ष निर्धनता। गरीबी को सापेक्ष तथ्य मानने वालों ने पूर्ण गरीबी की अवधारणा की इस आधार पर आलोचना की कि पूर्ण गरीबी की अवधारणा स्थिर है। यह आवश्यकताओं एवं सुविधाओं के बदलते मानदंड को सम्मिलित नहीं करती है। जो चीज आज सुविधा की मानी जाती है वही आने वाले समय में आवश्यकता बन जाती है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में टेलीविजन तथा कार कभी सुविधा की वस्तुएं समझी जाती थी, किंतु उन्हें आज आवश्यक माना गया है। अतः देश के जीवन स्तर में वृद्धि के साथ साथ गरीबी का मानदंड भी बदलता है। सापेक्ष गरीबी की अवधारणा दो समयों, दो स्थानों एवं विभिन्न व्यक्तियों की तुलनात्मक स्थिति का मूल्यांकन करती है। सापेक्ष गरीबी का माप समाज के सबसे नीचे स्तर के लोगों की दशा से तुलना के आधार पर किया जाता है। गरीबी का निर्धारण समाज में पाए जाने वाले माप के आधार पर किया जाता है। अतः भारत में जिस स्थिति को गरीब कहते हैं वही स्थिति अमेरिका में गरीब नहीं कहलाएगी। इस प्रकार गरीबी एक सापेक्ष तथ्य है। धन्यवाद।